ओके। सो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और आज हमारी कोई पहली क्लास है डीएसआर की, डाटा सिस्टम एंड रिस्क पेपर की। आपको रिसेंटली पता चला होगा कि आईकैप ने अपनी न्यू एजुकेशन स्कीम में डीएसआर के पेपर के अंदर चेंजेस की हैं। फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, द टाइम विल डिसाइड कि आपके लिए फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है। मेरे हिसाब से इट अ पॉजिटिव चेंज। डीएसआर के अंदर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स हैज बीन एलिमिनेटेड कंप्लीटली, और कुछ एक दो चीजें एडिशन हुई हैं, बाकी पूरा जो है ना वो ज्यादातर फोकस एलिमिनेशन की तरफ ही रहा। तो इट वाज अ गुड स्टेप फ्रॉम द आई कैप, एंड बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी जो कि हमारे प्रीवियस बैच ने पढ़ी हैं। कैफ थ्री डीएसआर एक इटसेल्फ एक नया वो है, सब्जेक्ट है। और आईकैप ने इस डीएसआर को लाकर सिर्फ कोशिश ये करने की कोशिश की है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर आईटी की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्वाइवल है, अब तो नहीं, लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में या करीब फ्यूचर के अंदर स्टेक पे आ सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई कैप ने क्या कोशिश करी है कि आपको वायबल बनाए, ना सिर्फ वायबल बनाए बल्कि आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी दें ओवर अदर क्वालिफिकेशंस। देखिए, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटीज में से है कि हमारे पास आईटी की इतनी नॉलेज ना दी जा रही हो, लेकिन डीएसआर के अंदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस प्रैक्टिकल चैप्टर्स और बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें लाकर क्या कोशिश की गई है कि आपको सर्वाइवल भी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी दिया जाए। दो चीजें ऐसी हैं जिस पर आईकैप ने एजुकेशन स्कीम के ऊपर बड़ा फोकस किया, बड़ा काम किया। एक आईटी डीएसआर, दूसरा सस्टेनेबिलिटी। आप देखिए, सस्टेनेबिलिटी को बीआईए के अंदर भी डाल दिया गया, सस्टेनेबिलिटी को रिपोर्टिंग के अंदर भी डाल दिया गया, सस्टेनेबिलिटी को ऑडिट में भी डाल दिया गया, और सस्टेनेबिलिटी का एक अलग से फाइनल के अंदर चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट दे दिया पूरा। तो 4 दफा आपको सस्टेनेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। रिपोर्टिंग के अंदर हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी, बीआई के अंदर हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर डिसीजन कैसे मेक किया जाएगा, ऑडिट के अंदर हम देखेंगे कि इसकी ऑडिट कैसे होगा, और पूरा चैप्टर जो दिया, पूरा सब्जेक्ट जो दिया गया, उसमें हम ये तमाम चीजें इकट्ठी देख रहे हैं। और दूसरा आईटी। आईटी अगर हम देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पीआरसी का जो पेपर है आपका, जो आईटीबी, वहां से उठा, डीएसआर पे टच हुआ, बीआईए से होते होते फाइनल तक जाएगा। समझ आ रही बात? तो आईटी को भी इन्होंने इसी तरीके से फैलाया है जिस तरह इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को फैलाया। तो सर, ठीक है, समझ आती बात की नहीं आती बेटा? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने डीएसआर का पेपर नॉर्थ में भी पढ़ाया, पीसीएचएस में पढ़ाया। पीसीएचएस में भी 60% पोर्शन मेरे पास था, नॉर्थ में तो 100% ही था। तो आईकैप ने जो चीजें एलिमिनेट करी हैं फ्रॉम दिस पेपर, मेरे ख्याल से मैं दोबारा वही बात करूंगा कि इट्स अ पॉजिटिव चेंज। और मेरे ख्याल से और भी चीजें एलिमिनेट करनी चाहिए। तो मुझे लगता ऐसा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और चीजों को भी एलिमिनेट कर देंगे। कम से कम 100-150 पेज कम किए, और अच्छा चेंज है। कुछ चीजें आपको डीपली नहीं पढ़नी पड़ेंगी, हम उसको सरफेस लेवल पे पढ़ के निकल जाएंगे। और जैसा मॉडल पेपर आया, ये जो मॉडल पेपर था और जो लास्ट टाइम का जो पेपर आया, लास्ट टाइम का पेपर आई कैप ने अपनी उस ट्रेंड को भी तोड़ा है जो मैंने एमएफए में देखा था कि नहीं तोड़ा, कि पहला पेपर जो है वो उसने एज इट इज बिल्कुल समझ में क्लोन दिया है मॉडल पेपर का, ऑलमोस्ट क्लोन था। कि जिस बच्चे ने बुक पढ़ी और जिस बच्चे ने इस तरीके से नोट्स बनाए, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी, उसको वो पेपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हल्का लगा। तो डीएसआर का पेपर यूं थियोरेटिकल है, इसलिए बोरिंग भी है, और यूं इसका पेपर आसान आया है। तो इसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा फील है कि आई कैप अपनी इस जो पेपर दिया उसी का क्लोन करता रहेगा आने वाले वक्तों में, और इससे ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं देगा। लेकिन हम अपने इससे कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा मुश्किल सवालात की प्रैक्टिस हम करेंगे। इस समझ में आया कि नहीं आया? डीएसआर हमारे पास समझ लें कि 1 2 3 टीचर्स इसको लेकर चल रहे होंगे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ। मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं आपको वो बताता हूं सबसे पहले, और दूसरी बात ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो ये डीएसआर का जो कंटेंट है ना, ये एनेक्सर्स हटा दीजिए, कोई पुरानी बुक का टॉपिक्स हैं, ये सारे एनेक्सर्स हट गए हैं। यहां से लेकर यहां तक तमाम एनेक्सर्स रिमूव हो गए। वैसे भी ये बहुत डिटेल था, और ये सारे एनेक्सर्स रिमूव हो गए।
अच्छा, हमारे पास इन टोटल 17 चैप्टर्स ही हैं, ठीक। लेकिन इन 17 चैप्टर्स के दरमियान में कुछ चीजें हटा दी गई हैं। जैसे चैप्टर नंबर 10 के अंदर मेजर चेंज है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेकंड मेजर चेंज है, बहुत पॉजिटिव है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी चेंज है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। लेकिन 10 के अंदर मेजर चेंज है, जो कि लास्ट टाइम मुझे आप यकीन करें कि कुछ 7 to 8 आवर्स की क्लास लग गई थी, चैप्टर खत्म नहीं हो रहा था। एक तो प्रैक्टिकल चैप्टर भी था, लेकिन उसका कोई लैब बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो समझाना पड़ रहा था। तो इट वॉज गुड टू सी दिस पेपर एलिमिनेशन ऑफ अप टू 50 to 60% ये चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया। अच्छा, मेरे पास जो चैप्टर्स हैं उसमें अभी आपकी मेरे ख्याल से पहली क्लास है ना चैप्टर्स की, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इकबाल भाभा लिख देता हूं यहां पे मैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 17 तक। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 7 और 8 ये हमारे पास सर उजैर के पास होंगे ये चैप्टर्स। क्लियर हो गई बात? डिपेंड्स अपॉन द टाइम, सब्जेक्टिव उनका सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी है कि वो क्या रहेंगे, क्योंकि इस दफा हमारे पास एक तो महीना कम है, ऊपर से कोर्स ज्यादा है, तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अदरवाइज ये चैप्टर्स हमारे पास सर उजैर लीड कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1, 3, 4 एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 to 17 ये मेरे पास होंगे। अच्छा, अब यहां पे एक बात ये समझने की हमें कोशिश करनी है, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। इफेक्टिवली हमारे पास कितने महीने? ऑफिशियल मार्च तो गायब ही कर देना, अप्रैल मई जून, जुलाई में आपको हमें फारिग करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी 3 महीने आपको रिवीजन के लिए टाइम देना, तो हमने अपने दिमाग में जून रखा है। 3 महीने के अंदर ये समझ लें कि मेरे पास अगर 17 में से कितने चैप्टर्स निकाल दूं, 5 निकाल लूं तो कितने बचते हैं? 12 चैप्टर एक इटसेल्फ एक माउंटेन है, पहाड़ है, सो खत्म करना है ना। अगेन वही वाली बात है, अच्छी बात है कि कुछ चीजों की एलिमिनेशन हो गई, तो हमें थोड़ा सा रूम फॉर ब्रीथ मिला है, क्या थोड़ा सा आपको सांस लेने की जगह मिली है। लेकिन 3 महीने में फिर भी हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर, अच्छा मेहनत किसको करनी है? मुझे भी और आपको भी। मैं बोलूंगा कम, ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे मैंने ओरिएंटेशन में बताया था ना, कि ये पूछना भी कि आपको समझ में आया, ये पूछने का भी शायद टाइम ना हो। आपको स्पीड अप करनी है। अभी तो खैर हमारा थोड़ा सा ऑफिशियल फर्स्ट क्लास, जब मतलब आज पहली क्लास है, सेकंड क्लास से हम थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेंगे और ये सारी चीजें हमारी चल रही होंगी। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक, और आराम आराम से मेरी जो खुद की जो किताब है ना, मैं उस पर शिफ्ट कर जाऊंगा आराम आराम से। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्लेवर चखाऊंगा और उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे। मेरी बुक फोटोकॉपियर के पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो जाएगी अवेलेबल, और आप उस बुक को ले लेंगे। और हम क्या करेंगे कि यहां से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा फ्लेवर मिले, और हम अपनी बुक के पास जाएंगे। एक बात ये मैं बता दूं कि जैसे मैं बुक से पढ़ाऊंगा ना आपको, आपने भी बुक पढ़नी है। देखिए, हमें 2 रीड मारने बुक के। एक रीड मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पास से आपको पूरी बुक की रीड करवाऊं। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं भी करवाता और अपनी बुक पे भी शिफ्ट हो जाता हूं, तब भी द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रेस्ट विथ यू टू रीड द बुक्स, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी दफा भी आपको बुक रीड करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम जिन बच्चों ने पेपर देकर मुझे फीडबैक दिया है ना, उनका फीडबैक ये है कि सर अगर आइडियली एक बच्चा 2 दफा बुक रीड करता है और फिर उसके बाद बुक रीड करता ही नहीं है, उसके बाद आपके नोट्स पे आ जाता है या अपने बनाए हुए नोट्स पे आ जाता है, तो दैट इज एन आइडियल स्ट्रेटेजी टू क्लियर दिस पेपर। 2 दफा बुक रीड करनी है, एक दफा हम दोनों करेंगे, या 70% मैं कराऊंगा, 30% आप करेंगे, दूसरी दफा आपने पूरी 100% आपने खुद ने करनी है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने नोट्स जो आप बना रहे होंगे उस पे, या मेरे नोट्स पे आप आ जाएंगे। ये 2 चीजें होंगी। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, तो हमें जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी। किसकी इक्वेशन? किसकी इक्वेशन ऑफ पास। हम इस पेपर को पास कैसे करेंगे? स्टडी टेक्स्ट कितनी दफा पढ़नी है? 2 बार, एक दफा विथ मी और एक दफा खुद को, प्लस अब क्या करें भाई, नोट्स, या
इकबाल भाभा बुक किधर गया? ये किधर गया? नोट्स या मेरी बुक? अच्छा, मेरी बुक इसलिए मेरे ख्याल से ले लीजिएगा थोड़ी सी कॉस्ट बियर करके। उसकी वजह यह है कि इफ आई विल बी रेफरिंग माई बुक इन द क्लास, तो आप कोई चीज मिस ना करें। दूसरी वजह मेरी बुक लेने की मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि मेरी बुक आपने शायद पता नहीं देखी है नहीं देखी, मैंने उसके अंदर है ना कुछ जिगजैगिंग की हुई है। हर टॉपिक को इक्वल लेवल पे नहीं पढ़ना। कुछ की थ्योरी लर्न करनी है, कुछ की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लर्न करनी है, कुछ की आपको रिवीजन है, कुछ की समरी करनी है, कुछ डेफिनेशन रोट लर्न करनी है। तो मेरी बुक जो है ना वो हर टॉपिक को सेम लेंथ पे नहीं लेती। जिसकी डेफिनेशन लर्न करनी है उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है उसकी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी चीज रट्टा मारनी है, कौन सी चीज प्रैक्टिकली करनी है, किसका सवाल करें, कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, दैट हैज ऑल बिन गिवन इन माई बुक। तो एक तो एडवांटेज ये होगा विच इज नॉट अवेलेबल इन द स्टडी टेक्स्ट, नंबर वन। नंबर टू, मेरे बुक के अंदर कोई 100+ एमसीक्यूज मैंने, सॉरी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। मेरी बुक के अंदर तीन किस्म के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक माइक्रो सिनेरियो क्वेश्चंस, एक लाइन के क्वेश्चन, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक तो ये। दूसरा जो मेरी बुक में आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेटेड केस सॉल्विंग। इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि चैप्टर चैप्टर जब खत्म हो गया ना, तो सारे चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल के अंदर। यानी कि अगर आप वो सवाल कर लोगे ना, चैप्टर रिवाइज्ड प्रैक्टिकली। मतलब माइक्रो सिनेरियो का क्वेश्चन जो उस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कर रहा है। मतलब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब स्ट्रक्चर डाटा का मतलब, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब, ये माइक्रो सिनेरियो में आएगा। लेकिन कोई ऐसा सवाल जिसमें एक कंपनी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तमाम के साथ डील कर रही है, तो उसका एक सवाल वो इंटीग्रेटेड है। ये दूसरा करेक्टरिस्टिक है बुक के अंदर। तीसरा, मेरी बुक के अंदर एक सिनेरियो है जिसको हम कहते हैं मेगा। मेगा का मतलब कि 2-3 चैप्टर मिलाकर एक सवाल। तो अगर समझ लें कि मेरी बुक के अंदर अगर 6 सवाल आते हैं मेगा के, तो पूरे 17 चैप्टर रिवाइज होगा ना। अब समझ आ रही बात? अभी तक आईकैप के ना मॉडल पेपर में, ना उसके क्वेश्चन बैंक में, ना उसके लास्ट पास पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं आया जो हमारे मेगा को तो छोड़ दें, इंटीग्रेटेड के भी करीब करीब हो। समझ आ रही बात? तो हमने अपनी जो प्रैक्टिस करी थी ना क्लास के अंदर, वो ओवर प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि आईकैप तीर कहां मारेगा। तो हमने ओवर प्रैक्टिस करी थी, विच इज अ गुड थिंग। अब हम क्या करेंगे, हम उन सवालात में से कुछ ऐसे सवालात को भी इलिमिनेट कर देंगे जो मुझे लगता है कि अब शायद ना आए ना, और उनमें से कुछ सवालात को हम अपनी एज अ ऑप्शनल टूल के तौर पर टूल किट के अंदर रख कर जाएंगे कि अगर आ गया तो हम टूल बॉक्स खोलेंगे, उस टूल को निकालेंगे और सवाल सॉल्व कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन विल ऑलवेज हेल्प यू टू पास द पेपर, या टू अहेड ऑफ द टाइम। समझ आ रही बात? तो ये दूसरा एडवांटेज है बुक लेने का, कि एक तो माइक्रो सिनेरियोज होंगे, फिर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज होगी, और फिर मेगा सिनेरियोज होंगे। पहला एडवांटेज क्या था? जिगजैगिंग हुई हुई है पूरी बुक के अंदर। ये क्लियर हो गई बात? तीसरा एडवांटेज वो ये होगा, तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। मैंने इसको फिजिकल हैंडआउट इसलिए नहीं करवाया कि बुक की कॉस्ट बढ़ जाती बिला वजह। तो आई अपलोडेड ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑन माय वेबसाइट। तो आप जो भी सवाल सॉल्व करोगे तो यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर मी एंड टू गेट योर सेल्फ गेट योर क्वेश्चन करेक्टेड। मेरे से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट पे वहां पे आंसर्स गिवन है, आप अपने आप को खुद ही बेंचमार्क कर लोगे जस्ट टू सेव द टाइम। तो ये कोई तीसरा एडवांटेज है। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई? तो आई थिंक कि बुक का आपको बेनिफिट होगा। हाँ, एक ऐसा बच्चा भी, मैंने एक ऐसा ग्रुप भी देखा हमारे, मतलब कुछ बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने 2 दफा बुक को भी रीड किया, अपने नोट्स भी बनाए, और मेरी बुक भी ली। ये तो आप समझ लेना कि आइडियल का भी आइडियल हो गया, बहुत जबरदस्त काम हो गया। तो उन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बाकायदा देखने से पता चल रहा था। तो आप भी ये काम कर सकते हो। जो काम करोगे मेहनत जाया नहीं होगी, आपको हेल्प ही मिलेगी। प्लस जब ये हो गया, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक पे आएंगे। अगर किसी बच्चे ने आईकैप का क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किया, तो पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे पांव मारा है। समझ रही बात? ये वो बाइबल है विच यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस आउट। इसको आपने खोलना ही खोलना है, जितना जल्दी खोलेंगे उतना फायदा है। मैं आपको मार्क करवाऊंगा,
ये सवाल सॉल्व करेंगे, ये सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल मैं आपको दे भी रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन बैंक तो बेटा हर क्वेश्चन बैंक को हमें करके जाना है। प्लस इक्वेशन खत्म ही नहीं हुई सर आपकी, प्लस क्वेश्चन बैंक के बाद मॉडल पेपर इसी टाइम में करना है सर। ये तो सर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बगैर खाना थोड़ी पकेगा। आप सोचो आपके घर में अगर मेहमान आ रहे हो और आपको कुछ कुक, अभी ईद हो रही है तो दावतें हुई होंगी ना, और अगर जल्दी में पकाना है तो क्या जल्दी में नमक छोड़ दोगे, मिर्ची छोड़ दोगे, तो फिर बनाने का ही फायदा नहीं। तो जो भी टाइम है सर इसके अंदर थी नेसेसरी इंग्रेडिएंट। अगर कोई बच्चा इसको छोड़ता है तो खाना, नमक के बगैर खाना बनेगा, मसाले के बगैर खाना बनेगा, तेल के बगैर खाना बनेगा, फिर आप कर लें। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। जहां नींद 8 घंटे की होती थी वहां 6 घंटे की कर दें। जहां बकराईद अभी आएगी और जहां गाय बकरों के साथ हम 10 दिन तक रहते थे वहां 3 दिन तक रहेंगे। सिंपल सी बात है। जहां मोबाइल में टिकटॉक के ऊपर टाइम, स्क्रीन टाइम ज्यादा था, वहां कम करेंगे। सिंपल सी बात है सर, लेकिन ये सारा करना है मॉडल पेपर के साथ, प्लस जितने भी पास पेपर्स हमारे पास हैं जो कि अभी तक एक ही हुए हैं उसको देखेंगे हम। उसके बाद प्लस जो मेरे जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको जितने हो सकेंगे, सारे तो नहीं कर सकेंगे लेकिन जितने हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर इस टाइम को सही मैनेज नहीं किया तो 2 अटेम्प्ट लग जाएंगी। ज्यादा नहीं बात कर रहा हूं, तो इसी कह रहा हूं इसी टाइम को मैनेज करना है, और यकीन करें टाइम मैनेजेबल है, हो जाएगा। क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, जो मेरी बुक का सवाल होंगे वो करने हैं। अच्छा, अब जब हम ये कर लेंगे, इसके साथ साथ असाइनमेंट्स प्लस मॉक्स। मॉक्स मतलब जो आपके यहाँ पे जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, टाइम बाउंडेड भी बगैर टाइम बाउंडेड, यानी कि वक्त को छोड़े दें, जितना बस लिखना सीखेंगे, और उसके बाद 3 घंटे में लिखना सीखेंगे। तो ये असाइनमेंट्स और मॉक्स साथ साथ रहेगा। बस बेटा इतनी सी कहानी है। अब इसको तुम सिंपल इक्वेशन समझो, कि इसको क्वाड्रेटिक समझो, कि इसको लीनियर रिग्रेशन समझो, बस ये इतनी सी कहानी है। हाँ, क्या ना? सर यस, इतने ही महीने में, 1 महीना पहले, नहीं 1 महीना पहले, नहीं हमने स्टार्ट किया था नवंबर के बीच में, और वी डिड कंप्लीट फरवरी में, नहीं फरवरी में नहीं, जनवरी के एंड में। फरवरी में तो क्लासें हुई नहीं, 2 ढाई महीने में कंप्लीट कर लिया। वो फास्ट थे, वो फास्ट चल रहे थे भी बच्चे फास्ट। आपके साथ भी यही घूम रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सेम है, मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉसिबल है। ऐसा नहीं और अल्लाह का शुक्र हमने कोई चीज छोड़ी नहीं थी। बस जहां उनको 4 एग्जाम्पल दी थी वहां इनको 2 एग्जाम्पल दी, और वो भी उनके लिए काफी थी, वो एक ही में समझ जाते थे। समझ हमारी बात? तो इस तरह था। क्लियर हो गई मेरा बच्चा बात? अच्छा, इनमें से 70-80% मैं आपको करा रहा हूँ क्लास में। बस आपने जो मैं कराऊं ना उसको क्लास में घर पे जाके पढ़ लेना है। देखिए, लास्ट क्लास में वो बच्चा डीएसआर के अंदर बीच में से ड्रॉप हो गया था, जिसके अंदर कुछ चीजें नहीं थी। पहली बात, वो घर पे जाके पढ़ता नहीं था। लास्ट 5 दिन पहले मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, सर मैं किताब अब खोल रहा हूँ, क्या कहते हैं आप? अब क्या कहूँ उसको? कुछ कहने के लिए छोड़ा उसने? नहीं छोड़ा ना। अपने साथ ज्यादती खुद करी। क्यों किताब पहले नहीं खोली? क्यों क्वेश्चन बैंक पहले नहीं खोला? और ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने तीसरी दफा भी बुक रीड करी है। अभी उनसे मिलाएंगे इंशाल्लाह, उनका क्लियर भी हो जाएगा, उस पर कोई डाउट ही नहीं कि रुकेगा उनका। तो सर बात यह है कि जब से किताब हमारी खुलेगी ना तब से आपने खोल घर पर जाके पढ़ लेना है। सिर्फ 1 महीने तक, रिजल्ट तक भी अगर आपने ये कर लिया ना, जो पढ़ाया घर पर जाके पढ़ लिया, रिजल्ट के बाद स्ट्रेटेजी चेंज, बिकॉज यू विल बी सर्टेन कि आपके रिजल्ट्स क्या आए। कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है ना रिजल्ट, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सर इस तरीके से करना है। क्लियर हो गया बात? थ्योरेटिकल पेपर है, कहीं कहीं बोरिंग हो जाता है, लेकिन मुझे इसकी कोशिश ये करनी होती है कि मैं इसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे में लेकर चल रहा होता हूँ, जस्ट टू मेक यू फील लाइटर। अदरवाइज इट इज अ हैवियर पेपर इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। ये बात क्लियर हो गई सर? इसमें कोई इशू? ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन बन जाएगी पास होने के लिए। यहां तक अगर कोई सवाल है किसी भी हवाले से तो पूछिए। मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया, पास पेपर भी मैंने आपको बता दिया।
इतना टेक्निकल मॉडल जो जो पेपर है वो नहीं आया। और बच्चों ने ये फीडबैक भी दिया, और मैंने देखा भी तो ऐसा ही था, कि जितना हमने बुक से पढ़ा वही आया है, खासतौर पे एमसीक्यूज। हाँ, इसके अंदर एमसीक्यूज प्लेज अ वाइटल रोल। इसके अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं, कम से कम 18 एमसीक्यूज, 15 से 18 एमसीक्यूज होते हैं। ये इजी स्कोरिंग मार्क्स हैं, और इतने आसान एमसीक्यूज होते हैं कि आपको 50 मार्क्स लेने तो 15 मार्क्स तो आपके वैसे ही कवर हो गए, तो बचे कितने पीछे? 35 मार्क्स। कुछ शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक और बात मैं आपको बताऊं, पेपर का जो फॉर्मेट है ना, अभी पता चलेगा पेपर का पासिंग रेशो कितना है, बट आई होप इट वुड बी अबव 50%। मेरा ये ख्याल है, जिस तरह का पेपर आया 50 से ऊपर रहना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। पेपर के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं सेक्शन ए में, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? ये तीन किस्म के हमारे पास एरियाज होते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बहुत आसान होते हैं अभी तक जो आए हैं। हमारे पास हर चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज गिवन है, आई कैप ने दिए। मिनिमम 2 एमसीक्यूज जो कि एनेक्स्टर्स में होते थे, अब एनेक्स्टर्स हट गए तो आप मिनिमम को तो हटा ही दें, लेकिन मिनिमम 10 से 12 एमसीक्यूज से 40 एमसीक्यूज तक। 17 चैप्टर्स में से कम आपके 100 150 एमसीक्यूज हैं। अगर हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप समझ लो कि हमारा पेपर में एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो ऑल एमसीक्यूज हैव बीन गिवन टू यू बाय आई कैप। तो एमसीक्यूज इजी टू स्कोर। अच्छा, हर पेपर के अंदर आपने देखा होगा एमसीक्यूज आसान ही आ रहे हैं। सीआर में देख लें, एफआर वन का एमसीक्यूज कैसे लगे, इट वाज इजी। सीआर के एमसीक्यूज भी इजी थे, बीआई के भी आसान थे इस दफा, ऑडिट के भी आसान थे। और एमसीक्यूज के बारे में आईकैप का मानना यह है कि 90 to 91% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर मोर देन 50% एरिया कर लेती हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एमसीक्यूज, इजी स्कोरिंग मार्क, ट्रैप नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि डीएसआर के पेपर के अंदर जो सेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, समझ आ रही बात? व्हाट इज एआई, आसान आसान, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। डिफाइन, आइडेंटिफाई, स्टेट वाले। सिनेरियो बेस्ड के अंदर स्टोरी होगी। A company has thousands of employees. A company has is in the process of migrating its data. A company has been facing the complaints from the online students. A company has been facing to getting. A company has been facing to fetch the online details from the online customer. एक कहानी होगी। A company has been facing several cyber security threats. कहानी होगी। वो कहानी आपको बताई जाएगी, फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी। उस कहानी को एड्रेस करने का एक तरीका है, उस कहानी को हम एड्रेस करेंगे। नहीं समझ में आया बात? सबसे मुश्किल एरिया जो आई कैप में डीएसआर के पेपर में आपको लगेगा वो ये वाला एरिया है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप थोड़ा बहुत फेल भी हो जाते हो यहां पर, तो मार्क्स कहां से स्कोर होंगे? इधर से। समझ आ रही बात की नहीं? मार्क्स कहां से स्कोर होंगे? यहां से स्कोर होंगे। लेकिन सिनेरियो बेस्ड को हम क्या इग्नोर कर सकते हैं? आपको पता है बीआईए के पेपर के अंदर 45 मार्क्स की थ्योरी आती है, 40 to 45। अब एरिया और भी बढ़ गया है। 55 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट्स क्या करते थे? थ्योरी बचपन से पसंद नहीं है, थ्योरी को वीक कर देते थे। और प्रैक्टिकल अगर हमने 55 मतलब आप टेक्निकली सोचो कि 55 मार्क्स का अगर हमने प्रैक्टिकल अच्छा कर लिया और 35 मार्क्स भी प्रैक्टिकल से निकाल लिए, तो थ्योरी से तो 15 ही निकालने हैं ना। बच्चों की ये प्लानिंग होती थी। एक अब आईकेप ने क्या किया, लास्ट अटेम्प्ट से लास्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल इतना मुश्किल दे दिया कि 20 मार्क्स भी बच्चा ले नहीं पा रहा, और थ्योरी इतनी आसान कर दी उस पेपर में कि बच्चा थ्योरी से मार्क्स ले सकता था लेकिन ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि आती ही नहीं है। तो आई कैप सरप्राइज किसी भी फॉर्म में दे सकता है। पेपर आसान दिया, बच्चे को लगा सर मेरिट आ रहा है, पासिंग रेशो मुश्किल कर दिया,
पेपर मुश्किल दे दिया, कॉस्टिंग का पेपर, मेरिट उठा लिया। तो आई कैप सरप्राइज किसी भी फॉर्म में दे सकता है कि नहीं है? तो याद रखिएगा कि सर वी आर सपोज टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द एरियाज, और हम सब्जेक्टिव स्टडी ना करें। अभी मेरे पास एग्जामिनर कमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स बीआई के बताऊं ना, तो आपको लगेगा कि एग्जामिनर बेचारा रो रहा है आपके सामने। हर अटेम्प्ट में बेचारा एक ही बात करता है कि सेलेक्टिव स्टडीज मत करो, सेलेक्टिव स्टडीज मत करो, लेकिन हम एग्जामिनर के कमेंट्स को ना पढ़कर एक एग्जामिनर के माइंड को इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो बेटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर इंशाल्लाह भरपूर किस्म की प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी मैं आपको लिखवाऊंगा, और एमसीक्यूज तो बहरहाल आप साथ साथ करते ही रहेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आती है बात की नहीं आता? आइए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा इन सोर्सेस। व्हाट इज डेटा? दिस इज नॉट डेटा, दिस इज डाटा। इट्स नॉट डाटा सर, दिस इज डाटा। कुछ और थोड़ा सा देसी अल्फाज में कहेंगे तो डेटा, डेटा नॉट स्टेट। तो सर व्हाट इज डाटा? डाटा क्या चीज है, पहले तो ही बताएं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाटा। मैं नाम भूल गया मैं। अब्दुल रहमान, रहमान बेटा व्हाट इज डाटा? वो अपना गुड। बेटा आपका नाम? आबिद जाफरी। बिजी बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। व्हाई वी आर स्टडिंग डाटा? Why we are supposed to make a decision based on data? Is it possible to make a decision without data? And without data, we will not have accuracy. But can we survive without data? But possible. Is there any organization or a company that you think that without data, it is not even possible for the company to survive? Is there any company or entity exist or sector? What do you think so about the e-commerce companies? Daraz, Netflix, of their audience. So without the data, you think so that the Netflix has a survivability. So that the sector exists, no? That without data, that the company can't think of going ahead, can't think of even to survive. तो जितनी भी e-commerce कंपनीज हैं हमारे पास, नेटफ्लिक्स, प्राइम, दराज, अलीबाबा, अमेजोन, तो मैं आपको वही तो कह रहा हूं ना। तो ये वाली बात कि विदाउट डाटा पॉसिबल है, ये बात गलत हो गई ना? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जितनी भी हमारे पास ऑनलाइन कंपनीज हैं, जितनी भी आप ऑनलाइन, इवन जूम, डू यू थिंक सो दैट द जूम इज रिलाइंग ऑन द डाटा? 100%. Do you think so that the Zoom is collecting data from us? Every recordings, every meeting, every participants in the meeting is going to the servers of the Zoom. Yes, it is possible. Without it, how the Zoom would be able to detect that where the Zoom is being used mainly? आप देखिए इसने एजुकेशन का पैकेज ही अलग निकाल दिया, बिकॉज कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग करना है आप सोचो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना भी तुम ऑनलाइन सोचो, जितना भी ऑनलाइन दिमाग में रखो, इवन जो जो हमारे पास फिजिकल सेक्टर्स हैं, उनका भी जो ऑनलाइन मॉडल है, विदाउट डाटा दे कांट सर्वाइव। सो ये कहना कि विदाउट डाटा द ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव, ये कहना बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं आपको एक और बात करूंगा, डाटा इज अ न्यू ऑयल। लोग पहले ऑयल में पैसा बनाते थे, अब किस में बना रहे हैं? डाटा में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल being used in ChatGPT? They collect the data. You think that the ChatGPT is free? It's not free. You are the product. You are the product, na? You are the product. Your data is being used by the ChatGPT to improve its model, and the model is being uh, personalized based on your preferences. आपको पता है कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं ChatGPT के बैकअप पे? They are not investing in crude oil now. They are investing in ChatGPT. They are investing in servers. They are investing in data. तो पहले जमाने में ऑयल से पैसा बनता था, हमें किससे पैसा बनता है? यस यस यस।
समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अभी आप बहुत क्लोज आ गए, अब समझ आ रहा है? सो डाटा की इंपॉर्टेंस है सर। और आपको क्या लगता है कि आईकैप ने पिक नहीं किया कि डाटा की इंपॉर्टेंस है, एक चार्टर अकाउंटेंट को डाटा पढ़ाना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब थोड़ा सा और डिस्कस, ये समझ आ गई विदाउट डाटा। अच्छा अब एक बात बताओ, why the ICAP understands the need to include the DSR paper in the portfolio of this qualification? मतलब आप तो फाइनेंस के स्टूडेंट हो, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अभी हमारे पास सवाल आता है, एक फाइनेंस के स्टूडेंट को डाटा पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है फास्ट नस में डालो यार, उनको पढ़ाओ। एक थोड़ी सी 17 चैप्टर्स, पूरा पेपर, उसके ऊपर आपकी पूरी क्वालिफिकेशन, 100 मार्क्स का पेपर। लॉ तो इसलिए पढ़ते हैं, कंपनी लॉ की तो इतनी इंपॉर्टेंस है ना सर। कंपनी सेक्रेटरी की जो पावर्स हैं वो तो सीईओ की भी नहीं है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसके पावर्स तो चेक करो, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस तो चेक करो। ही माइट बी लुकिंग फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी पोजीशन रादर देन अ सीईओ पोजीशन। इट्स अ अंडरहैंड पोजीशन ना, जबरदस्त पोजीशन है। तो कंपनी लॉ के बारे में तो पता पता होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को। और बी लॉ के बारे में इसलिए क्योंकि बिजनेस लॉस के बारे में पता होना चाहिए। और आप ये देखो, द बोथ द पेपर्स हैव बीन मर्ज्ड, और डीएसआर का पेपर तो सोलो है सर। इसका बेहतर आंसर ढूंढो, इसका बेहतर आंसर है टीचर में जाके, इसका बेहतर आंसर तुम लोग ढूंढो कि वाई द चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स टू, मतलब व्हाट आई वांट टू नो दैट इट इज देयर एनी लिंक? तो सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो ना। इफ यू वुड लाइक टू परस्यू द आईटी फील्ड, यू शुड बी गेटिंग अ डिग्री, यू शुड बी परस्यूइंग द IT based qualification from FAST or NUST. You are missing a link between finance and data. There is a chemistry. How? तुम एक लिंक मिस कर रहे हो जो कि आईकैप ने मिस नहीं किया, बट लोगों को समझ में नहीं, हम डाटा क्यों पढ़ रहे हैं? एक सवाल है ना, एक सवाल है कि हम डाटा क्यों पढ़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं देयर इज अ लिंक बिटवीन फाइनेंस एंड डाटा। थोड़ा सा बर्ड्स व्यू में पढ़ता है, इधर आओ। मान लो नेटफ्लिक्स है, मान ले नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स को क्या चाहिए? रेवेन्यू। रेवेन्यू आ कहां से रहा है? मूवीज से, मूवीज से। थोड़ा और पीछे जाओ, नेटफ्लिक्स कौन सी मूवी लॉन्च करेगा इसको कैसे पता चलेगा? को जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो मोस्ट रिसेंट हाईएस्ट व्यूड है, क्या नेटफ्लिक्स को ये बात पता है कि लोग हॉरर मूवीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है? कैसे पता चला? व्यूज किससे बने? आप लोगों से क्या बना? ओहो, कंबाइंड व्यूज को मैं क्या कहूंगा? व्हाट इज दिस? व्यूज, रेटिंग, डाटा। तो इसका मतलब है व्यूज, रेटिंग्स, कमेंट्स, वॉच्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब कंबाइंड मिला के क्या बना? डाटा। डाटा ने हेल्प किया नेटफ्लिक्स को टू गॉच कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, जैसे कि हॉरर मूवीज पे जाना चाहिए। मैं उसी तरह की मूवी लॉन्च करूंगा तो ये मेरा क्या, किस चीज को मुझे प्रिवेंट, मतलब किस चीज को ट्रिगर करेगा? रेवेन्यूज को। जब रेवेन्यू आएगा तो उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सारे के सारे डिपेंडेंट किसके ऊपर है? डाटा के ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विदाउट डाटा नेटफ्लिक्स मूवी नहीं कर सकता, अंधा है। डाटा टेक्नोलॉजी की आंखें हैं, मैं और उसकी आंखें बंद कर दूंगा तो कांट मूव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो याद रखिएगा, नेटफ्लिक्स को चाहिए डाटा, डाटा से ये क्रिएट करेगा मूवीज, मूवीज क्रिएट करेगी रेवेन्यू, और यहां पे सीए का रोल आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब सीए और डाटा आपस में लिंक्ड है। हम जब किसी भी चार्टर अकाउंटेंट को आईटी की टीम के साथ बिठाएं तो हमारा चार्टर अकाउंटेंट बिल्कुल ही फारिग नजर नहीं आना चाहिए। जब वो बात करो प्राइमरी डाटा की, सेकेंडरी डाटा की, तो आप ये वाला मत सवाल करो कि यार, आपसे जब वो ये बोले आईटी डिपार्टमेंट, तुम्हें यार
डाटा के बारे में भी नहीं पता। तो ये नहीं कि तुम्हें IS-38 के बारे में पता है कि नहीं पता, लाओ हाथेरो लिमिटेड का सवाल सॉल्व करो। हम लड़ना नहीं है, हमको बोला हमें पता है, हमें आता है, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो मशीन लर्निंग आपको हाँ, हम हमें पता है एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। वो क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इमर्जिंग, AI, क्वांटम, 5G, एज कंप्यूटिंग, RPA, एजेंटिंग AI, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, सब पता होना चाहिए आपको, सब पढ़ेंगे। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? तो ये याद रखिएगा, आईकैप ये चाहता है कि हमारा बच्चा मार्केट में देसी अल्फाज में मैं अगर आपको कहूं ना, तो बिल्कुल ही फारिग नजर ना है, इसमें पता हो। और आप यकीन करें, हमारा DSR का जो एरिया है ना, आप किसी फास्ट के सिलेबस के साथ कंपेयर करेंगे ना, वो 4 साल में जितना नहीं पढ़ेंगे तो हम 3 महीने में फारिग कर देंगे उसको। क्योंकि एक तो टीचर अच्छा मिल गया है, एक पहली बात तो, दूसरा सेटअप अच्छा मिल गया है, तीसरा मसला आप लोग भी होशियार लोग हैं, तो हम उतना पढ़ेंगे। चौथा हमारी बॉडी आईकैप, जिसने सरप्राइज देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो वो भी आपको ज्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो देयर इज अ लिंक। हाँ कहना। तो अब ये कहना कि डाटा के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती। डाटा इज अ न्यू ऑयल। अच्छा, एक और फाइनल बात करेंगे। वी नो दी नाहिद सुपर स्टोर। नाहिद का मैं इसलिए एग्जांपल लेता हूं बिकॉज ऑनलाइन के अंदर उससे तबाही मचाई हुई है, मोर देन एनी अदर सुपर स्टोर। हमारे पास और सुपर, किफाया भी है, किरियाना भी है, इम्तियाज भी है, लेकिन इम्तियाज ऑनलाइन में नहीं है। इम्तियाज की कितनी ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में? 12 से 13 ब्रांचेस ऑल ओवर पाकिस्तान। बट इम्तियाज इज गुड इन ऑनलाइन। कैसे? यार जितने भी उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस है, आप जाते हैं इम्तियाज में, बल्कि एक मिनट रुको, पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा था, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाउ मेनी ब्रांचेस डू वी हैव फॉर इम्तियाज? 12 से 13 ब्रांच पूरे पाकिस्तान में, बट इम्तियाज इज गोइंग ऑनलाइन? नो। नाहिद की कितनी ब्रांच है? एक वहां खुली है, यार ये, हाँ, नहीं DHA में नहीं, एक और जगह में बोलना, एक आधी एक और ब्रांच है, लेकिन मान ले एक ही ब्रांच है। लेकिन नाहिद इज गोइंग गुड इन ऑनलाइन। यस। इसका मतलब क्या हो गया? हायर द ब्रांचेस डज नॉट गारंटी दैट यू आर गुड इन ऑनलाइन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो भी फिजिकल ब्रांचेस होती है, इसको टेक्निकली हम एक नाम देते हैं, नेम ऑफ ब्रिक एंड मोटार मॉडल। लिख लो इसको, ब्रिक, BRICK, ब्रिक, AND, एंड ब्रिक एंड मोटार मॉडल, BRICK एंड ब्रिक एंड मोटार मॉडल। ये कौन सा मॉडल होता है? फिजिकल मॉडल। तबानीस किस पे काम कर रहा है? नहीं, हाइब्रिड मॉडल। क्या ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इज इट गुड और बैड, चला रहा है ना, हाइब्रिड है ना। बट तबानीस अगर देखा जाए कि तबानीस कॉलेज की अगर आप बात करो, ब्रिक एंड मोटार, जितनी भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, गुड और बैड? नो, ब्रिक एंड मोटार, नो हाइब्रिड, अभी फिलहाल नहीं हो रही। ब्रिक एंड मोटार, एक आधी यूनिवर्सिटी हो तो मुझे नहीं पता, बट जितनी यूनिवर्सिटी से मैं एसोसिएटेड, फॉर एग्जाम्पल एनईडी, ब्रिक एंड मोटार, कराची यूनिवर्सिटी ब्रिक एंड मोटार, बहरिया ब्रिक एंड मोटार, इकरा ब्रिक एंड मोटार। क्लियर हो गई बात? स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स हैं, ब्रिक एंड मोटार। क्लियर? एक ये एक्सट्रीम है। लेकिन डू वी हैव द ऑनलाइन सेटअप ओनली? एक ऐसा एजुकेशन जो सिर्फ ऑनलाइन हो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ओनली ऑनलाइन, एकेडमी, ओनली ऑनलाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ऑनलाइन है, एक क्या है, ब्रिक एंड मोटार, दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये आपने जो हमें इतनी बड़ी पंचायत करी है, ये हमने क्यों करी है? ये हमने इसलिए करी है कि नाहीद हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है। फिजिकल भी है, ब्रिक एंड मोटार भी है, और ऑनलाइन भी है। इफ यू वुड लाइक टू परचेज ऑनलाइन यू कैन, इफ यू वुड लाइक टू कम फिजिकली एट नाहीद यू कैन। है कि नहीं? टेल मी। अब आपके सवाल पर मैं एड्रेस कर रहा हूं, क्या नाहीद इज इन अ बेटर पोजिशन टू गेट अ डाटा बेटर, और इम्तियाज इज इन अ पोजिशन टू गेट द डाटा बेटर? ऑनलाइन एंड फिजिकल।
Imtiaz is getting only physical. Are you getting my point? And tell me what kind of a data the Nahid is getting or Imtiaz is getting. किस तरह का डाटा ले रहे होंगे अंदाजन? ये आया मेरे पास बच्चा, ओके, और बस बस यही। क्या लगता है कि नाहिद जो है, अच्छा नाहिद डाटा लेकर क्या कर रहा होगा? व्हाट इज डूइंग विद द डाटा? वही चीज क्या कर रहा होगा? मंगवा रहा होगा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर रहा होगा, और क्या कर रहा होगा? क्या करके बेहतर करेगा? कि एक स्पेसिफिक नाम लो। और मार्केटिंग। आपको नाहिद की चीजें नजर आती हैं? क्यों नजर आती हैं? इट इज बीइंग परचेज मोर एंड यू आर हैविंग अ सिमिलर इंटरेस्ट इन फेसबुक। हाँ क्या ना? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग से लेकर सारी चीजें इंप्रूव कर रहा होगा ना। और ये कौन बता रहा होगा उसको? डाटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज यूटिलाइजिंग इट्स डाटा मोर इफेक्टिवली ना? हाँ क्या ना? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तुमने तो नाहिद से आज तक कोई चीज नहीं खरीदी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसके बावजूद भी नाहिद तुम्हें शो कर रहा है, क्यों? तुमने खरीदी नहीं है, लेकिन तुम खरीद तो सकते हो ना। यूर अ पोटेंशियल कस्टमर। हमें उसको नहीं ढूंढना जो हमसे खरीद चुका है, हमें उसको ढूंढना है जो हमसे खरीद सकता है। सबके लिए ऑफर ना, क्लियर हो गई बात? तो नाहिद को कैसे पता चलेगा कि वो तुमसे खरीद सकता है? बिकॉज नाहिद फेसबुक को बोलेगा ढूंढो ऐसे लोग जो ये मेरे कस्टमर की लिस्ट है, उन्होंने मुझसे खरीद लिया है। ढूंढो ऐसे लोग फेसबुक पे जो इससे सिमिलर प्रोफाइल मैच कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमने आज तक नाहिद से जूता नहीं खरीदा, लेकिन हम तुमने कहीं जूतों के ऊपर वॉइस ऑफ कस्टमर पे पोस्ट डाली है, कहीं तुमने रिव्यूज डाले हैं, फिर भी ऐड आ जाता है। तुमने इससे बात करी मैं आज जूते लेने के लिए जा रहा हूं, उसे पिक किया, तुमने गूगल खोला, यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला, पर्सनलाइज एड्स नजर आना शुरू हो गई। तुमने बोला यार ये कैसे? तो कोई जादू है? जादू नहीं है, डाटा। डाटा डाटा गूगल सुनता भी है। सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो रही है अब तो। सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो रही है। अब आप गुस्से में हो कि अच्छे मूड में हो, वो भी पिक करेगा, उस हिसाब से काम करेगा। हाँ क्या ना? मुझे तो फ्री मिल रहा है सर। इट्स नॉट फ्री। यू आर द प्रोडक्ट, योर अटेंशन इज प्रोडक्ट। हाँ क्या ना? क्या लगता है फेसबुक किस तरह कमाता है? एड्स, यूट्यूब। लेकिन व्हाट्सएप तो एड्स भी नहीं देता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे आर यूटिलाइजिंग दैट डाटा। हाँ क्या ना? नेटफ्लिक्स किसने कमाता है? एड्स भी नहीं देता। सब्सक्रिप्शन, प्राइम वीडियो, सब्सक्रिप्शन। बट व्हाट्सएप तो ना सब्सक्रिप्शन ना एड्स। हाँ, कहाँ एड्स आ गए? नहीं, लेकिन आप बात करते करते एड्स थोड़ी आ रहे होते हैं। आप एड्स चला सकते हो, बट आपको व्हाट्सएप ऐड दिख नहीं रहे। क्या करते हो डाटा का? कितने एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के? लास्ट मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। 600 मिलियन। 200 मिलियन तो पाकिस्तान की आबादी है। 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। सो क्या डाटा ले रहा है? क्या बातचीत हो रही है? इमेजेस, वॉइस, वीडियोस, टेक्स्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये जो इमोजीज हैं जो आप भेजते हो, या आप सेंटिमेंट्स, कौन सा बंदा गुस्से में है, कौन सा बंदा थम्स अप कर रहा है, सारे इमोशंस। क्योंकि कभी कभार वाव लिखने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस तरह करने से उसने पिक कर लिया। फिर स्टिकर्स, जिफ। आपको तो तफरी लग रही है, उस तफरी में ये क्या कर रहे हैं? डाटा ले रहे हैं। दिन की कितनी कन्वर्सेशन है? कैन यू अफोर्ड टू माइग्रेट योर फोन इफ यू थिंक सो दैट इट इज द रिस्की माइग्रेशन? मेरा डाटा लूज हो जाएगा। जब आप अपने डाटा की इतनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा वो कंपनी नहीं कर रही होगी। हाँ कि ना? अगर आपको मैं बोलूं यार एक काम करो, सारा डाटा 10 साल का छोड़ दो, ये फोन ले लो मुफ्त में, आप फोन भी नहीं लोगे मुफ्त में, बोलोगे डाटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ कि ना? एक हाई से लेके एक बाई तक डाटा इंपॉर्टेंट है ना?
याद रखिएगा सर, व्हाट्सएप इज यूटिलाइजिंग योर डाटा मोर देन यू। यू अंडरस्टैंड योर डाटा टू बी इंफीरियर। मेरा डाटा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के लिए वो डाटा, क्या लगता है आपका डाटा वो आपसे लीगल ले रहा है या इलीगल ले रहा है? आपने अग्री करा है सर, कोई भी नहीं पढ़ता ना। यू हैव अग्रीड, यू हैव गिवन योर कंसेंट टू कलेक्ट द डाटा। जाती ही नहीं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपका डाटा सामने वाला को थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। किसने? आप समझे नहीं ना महाराज, आप समझे नहीं। इंस्टा तो इज अर्निंग फ्रॉम द एड्स, बट व्हाट्सएप इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द एड्स। इंस्टा और व्हाट्सएप, yes it is, it is. But if the Instagram would not, for example, share the data with the Facebook or any other platform that they are getting from ads. Yes, yes, meta is all connected, meta is all connected, बिल्कुल सही कह रहा हूं। meta एक्चुअली इसको सारे डाटा को कलेक्ट कर दिए, सबको कनेक्ट कर दिए। व्हाट्सएप मेटा नहीं, व्हाट्सएप मेटा पे आ गया ना, व्हाट्सएप मेटा पे आ गया, मैं सब मेटा पे। तो कहने का मतलब ये है सरकार के आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कलेक्टिंग योर डाटा, और आपको पता भी नहीं। इवन लोकेशंस, लोकेशन भी ना, हमें लगता है हम लोकेशन सेंड कर रहे हैं, बट दे आर ट्रैकिंग यू इंटायर वो। तो बहरहाल इसलिए डाटा पढ़ाया जा रहा है। हाँ क्या ना, मजे की बात। आपको लगता है आपका डाटा स्टोर हो रहा है, सवाल यह है कि स्टोर भी गूगल ड्राइव पे ही हो रहा है, स्टोर भी आई क्लाउड पे ही हो रहा है। सो योर इवन स्टोरेज डाटा इज बीइंग यूज्ड बाय देम। तो सर डाटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, figures, details collected from observation, measurement, research. It can take many forms such as numbers, text, images, and other types of information, and it is typically used as input for processing and analysis to generate useful insights. क्या डाटा खुद एक बाजार थे, खुद एक एसेट है? खुद एक, मेरे पास डाटा आया, क्या मैं उसका कुछ कर सकता हूं? जब तक के वो डाटा इंफॉर्मेशन में कलेक्ट ना हो, वो डाटा बेकार है मेरे लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रॉ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डाटा को का अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि उसको मुझे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ये डाटा आया, ये डाटा है, ये नहीं पता चला, रॉ, ये डाटा है। लेकिन अगर मैं यूं कर दूं, उसको यूं लिखूं, इससे लग रहा है एक कोई शायद बंदा है जिसके 10,000 शायद लेने हैं देने हैं, बी कोई बंदा है जिसके 5,000 लेने हैं या देने हैं, सी भी कोई है जिसको 2,000 लेने हैं या। लेकिन क्या इससे पता चल रहा था? ये तो डाटा है, ये पहला स्टेप है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन। अब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो मेरे मिलियंस एंड बिलियंस के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम एआई कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डाटा इज अ फर्स्ट स्टेप। नेटफ्लिक्स में कौन सा बंदा कौन से टाइम पे कौन से दिन में कौन सी मूवी कितनी दफा कितनी स्पीड पे कौन सी डिवाइस पे, जिसकी कौन सी विंडोज कौन सा एंड्रॉइड वर्जन कितना चार्ज कौन सी लोकेशन पे देख रहा है, ये अगर मुझे तमाम डाटा आ जाए मुझे इससे खक पता नहीं चलेगा। और ऐसा सिस्टम जो इन तमाम डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में बता दे, तो पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ये वाली मूवी देख रहा है, ये ग्रुप धुरंधर 4 दफा देख चुका है, ये ग्रुप स्ट्रेंजर थिंग्स 5 दफा देख चुका है, ये ग्रुप ये वाला मूवी का सीजन 6 दफा देख चुका है। तो मैं उसी तरह की वीडियोस बनाऊंगा ना। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर होती है बात कि नहीं होती? डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टुडे। कि किस में हेल्प करता है? हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कौन सा कस्टमर क्या देख रहा है,
एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज। कौन बनाएगा? चार्टर अकाउंटेंट। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? चार्टर अकाउंटेंट। लेकिन उसको डाटा की समझ होगी तब करेगा ना। आगे, डाटा कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इज स्ट्रक्चर एंड सोर्स। इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम समझ लेंगे तो इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटा एफिशिएंटली। नहीं समझ में आई बात? क्लियर होती है बात की नहीं होती? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दैट्स इट एज फार टुडेज क्लास इज कंसर्न। थोड़ा सा इसको हजम करिएगा, घर में जाके एक दफा पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको, और मेरे ख्याल से कल ही आपके साथ मेरी क्लास, तो इसको और देखेंगे। एक बात दिमाग में और रखिएगा बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आप लोगों में से जितने बच्चे ऑनलाइन है, I don't know that why you have attended online classes. One of the most important recipe to get success in this paper is to show me your faces by attending the physical classes. अगर रेगुलरली नहीं तो इसको इरेगुलर भी मत करो, कम से कम फ्रिक्वेंटली तो आओ आप लोग, ताकि शक्ल पता चले, बात वो हो। तो ट्राई टू अटेंड द फिजिकल क्लासेस राइट आफ्टर दिस क्लास, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम S2। अल्लाह हाफिज।